तो मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंडिया पाकिस्तान को लेकर आजकल बहुत तेजी से कुछ डेवलपमेंट होती नजर आ रही है। कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए हर सीरियस इशू पर डायलॉग करने को रेडी हैं, टेबल टॉक करने के लिए रेडी हैं। फिर इंडिया से रिस्पांस आता है कि इंडिया तो हमेशा ही अपने तमाम नेबर्स कंट्री के साथ, खास तौर पे पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो पहले टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करे। फिर इन चीजों के ऊपर यूएस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है जो कि बहुत हैरान करने वाली होती है, जिसमें यूएस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में डायलॉग होते हैं तो यूएस उसे सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ एशिया में एक मतलब इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट आई है कि जिसमें इंडिया को एशिया की मोस्ट प्रेफर्ड मार्केट कहा गया है और इसमें चाइना को बिल्कुल थोड़ा सा जो सा है वो दचका भी लगा है। इन सब बातों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, जो कि किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं है। इनसे बात करेंगे इन डेवलपमेंट के ऊपर, और साथ ही साथ चाइना की अगर बात करें वो जिस तरीके से अपनी वैल्यू, अपनी पावर एशिया में गिराता नजर आ रहा है, क्या नजर रखते हैं, क्या अपना ओपिनियन देते हैं, जानेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू चो साहब। सर सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता चलूं कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आप जैसे सीनियर मतलब जिनसे हमें बात करने का, ना सिर्फ बात करने का बल्कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच चो साहब। मैं आपके ऑडियंस और खासकर मैं देखता हूं कि यू आर वेरी पॉपुलर इन इन सब कॉन्टिनेंट, नॉट ओनली इन पाकिस्तान एंड इंडिया एज वेल। और आप स्पेशली बड़े सेंसिटिव इश्यूज पर मुझे जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है कि आप लोगों में जाके उनकी ओपिनियन पूछते हैं जनरल मैसेज की। वो आजकल बड़ा रेयर है। लोग अपना बयानिया तो बताते हैं लेकिन लोगों का बयानिया नहीं बता पाते। मैं समझता हूँ यही आपके इस चैनल की खूबसूरती है। और मैं आपकी बहादुरी को मैं सलूट हूँ कि आपने खासकर पिछले दिनों कराची भी जाके कवर किया और लाहौर में भी मैंने देखा बड़े बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स पे जाके आप आम लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जो है हम तक लेकर आते हैं। दैट इज अ वंडरफुल एफर्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ये अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है, इन सब चीजों के ऊपर तो हम बात करेंगे। लेकिन अभी मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया को मोस्ट प्रेफर्ड इमर्जिंग मार्केट कहा गया है, नंबर 1 पे रैंकिंग आई है, और चाइना को जो सा है वो डाउनग्रेडेड किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे बात करते हैं। देखिए चौर साहब, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो कोविड के बाद एक तो इकोनॉमी के रिलेटेड नई चीजें डिफाइन हो रही हैं। चाइना इज सफरिंग क्योंकि सप्लाई चेन, सारी दुनिया के पास एक चाइना ही ऐसी जगह थी जहां सारी सस्ती चीजें मैन्युफैक्चर हो रही थी। और सप्लाई चेन इंटरप्ट हुआ था। उसके बाद अभी तक चाइना जो है अपने सप्लाई चेन को दोबारा रिस्टोर ही नहीं कर पाया। एक तो उनका सबसे बड़ा सेटबैक। फिर उनकी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डाउन हुई है। वहां पे लोगों के पास जाहिर जब पैसे नहीं थे, फैक्ट्रियां बंद थी, शिप्स भरे हुए हमारी पोर्टों पर खड़े थे, लोग ही नहीं मिल रहे थे उन चीजों को नीचे उतारने के लिए। तो ये सारी इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट है उनकी रियल एस्टेट पे आया। कई मार्केट्स, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स रियल एस्टेट की बिल्डिंगें बनी की खड़ी रह गई हैं लेकिन उनको कस्टमर नहीं मिल रहे। एक तो ये चीज थी। उसके बाद इस चीज का एडवांटेज सबसे ज्यादा भारत को है। इस वक्त दुनिया वहां से बिजनेस को निकाल के अपने मैन्युफैक्चरिंग चीजें जो हैं वो दूसरे ममालिक में लेके जा रही हैं, जिसमें एक भारत है। और दूसरा दूसरा एंगल जो अमेरिका के लिहाज से बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि चाइना की मार्केट को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करने वाला था वो अमेरिका था। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स उनकी आती थी। अब यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ के यहाँ आ चुके हैं अमेरिका में। हमारी अमेरिकन कंपनियों के सीईओज वो हैं और अल्टीमेटली अमेरिका की दौलत को, वेल्थ को वो कंट्रोल करते हैं, अपना असर रसूल रखते हैं, व्हाइट हाउस पे असर रसूल रखते हैं। तो उसी वजह से जो बिजनेस चाइना से निकल रहा है वो सारा भारत जा रहा है। तो जिस तरह आपने देखा होगा, पहले एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वहां गई है, फिर इलॉन मस्क जो है वो इंटरेस्टेड है, फिर बाहर से मोदी साहब अपने ट्रिप पर आए हैं, जेट इंजन बनाने की वो टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं, राफेल तैयारे बन रहे हैं वहां पे।
तो जो एक एक मूवमेंट मेक इन इंडिया है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, यूपीआई को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें। और उसके बाद एक भारत जो है उसकी मिडिल क्लास, उसमें ज्यादातर नौजवान हैं और वो नौजवान पढ़े लिखे हैं, और वो जहां जा रहे हैं वो एक हेल्दी और ताकतवर डायस्पोरा की शक्ल में जा रहे हैं। उससे ना सिर्फ भारत की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, बल्कि उसकी इंटरनेशनल जो प्रेजेंस है उसमें उनकी उसको फायदा हो रहा है। और इसमें जो आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है, और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। ओवरवेट और किया। उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से, उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9% पे जाएगी। और मैं समझता हूं कि ना सिर्फ इसके साथ इसी कोविड के हवाले से और जिस तरह यूक्रेन जंग के बारे में, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो अपना सारे अपने सोर्सेज रिसोर्सेज को बर्न कर रहे हैं, फिच जो कि ममालिक की और दूसरी इकोनॉमीज को एवेल्युएट करती है, उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को डाउनग्रेड ट्रिपल ए से करके डबल ए कर दिया है। यहाँ पे उनको शाख था जिसकी वजह से अमेरिकन बॉन्ड जो है उनकी वैल्यू नीचे जाएगी, उनकी मांग में कमी आएगी। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, पहले तो वो बर्तानिया की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं पहले, यही मोदी जी के सेकंड टर्म में। अब मोदी साहब ने कहा है कि वो थर्ड टर्म अगर जीतेंगे तो वो जापान को क्रॉस करके भारत की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर ले आएंगे। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से इस वक्त अगर देखा जाए तो वो कनेक्टिविटी का एक प्रोग्राम जो उनका था कि वो अपनी पावर को बाहर बेचेंगे, तारें बिछाएंगे, पाइपलाइनें बिछाएंगे, फिर उसके बाद उन्होंने तेल की पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा उनका सामने नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दे ऑलमोस्ट हैव अ मोनोपोली ओवर इट। फिर फार्मास्यूटिकल उनकी इंडस्ट्री है। तो इसी तरीके से जहां ट्रेड करते हैं यूएई के साथ, उनका 100 बिलियन का टारगेट था, 85 बिलियन वो अचीव कर चुके हैं। तो देखा जाए तो इस वक्त जो कोविड की वजह से सारी दुनिया की इकोनॉमी स्लगिश है, उस सब का फायदा जो है भारत उठा रहा है। चाइना के जो जितने चैलेंजेस हैं, चाइना की जितनी मैन्युफैक्चरिंग है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, विच विल मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर इन द फ्यूचर। ठीक है सर, आपकी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन एक चीज ये सारे सिनेरियो में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और बहुत से लोग भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि देखें इंटरनेशनल मार्केट तेजी से इंडिया की तरफ मूव हो रही है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया की तरफ जा रही हैं, बिजनेस करना चाह रही हैं, एलॉन मस्क हो, एप्पल हो या जो भी कंपनी हो। लेकिन इंडिया अपनी पॉलिसीज के ऊपर तो कंप्रोमाइज बिल्कुल करता नहीं नजर आ रहा। वो ये कहते हैं एप्पल हो या एलॉन मस्क हो या कोई भी कंपनी हो, वो इंडिया में आएगी तो इंडिया की पॉलिसीज के मुताबिक काम करना पड़ेगा, चाहे वो ट्विटर हो चाहे कोई भी, मतलब किसी भी हवाले से अगर बात करें। ये बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नजर आता है। शायद ये उनकी जो पॉलिसी है इसी वजह से आज यहाँ तक वो पहुंचे हैं। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा कि इंडिया जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है। यहाँ पे जिस तरह देखा जाए वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपनी टर्म्स पर ले रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के साथ उनका रिलेशनशिप है, वो भी अपनी टर्म्स पर है। अमेरिका ने उनको नेटो की मेंबरशिप ऑफर की थी, उन्होंने रिफ्यूज किया क्योंकि उन्होंने कहा था मैं सूट नहीं करती। तो मैं ये समझता हूं कि भारत की तरक्की का एक सीक्रेट भी यही है कि वो सेल्फ रिलायंस और अपने इन्हीं चीजों की वजह से आगे ग्रो कर रहे हैं। इसका इसका सबसे बड़ा सीक्रेट नेशनलिज्म है। जब आप नेशनलिज्म होगा, आपको प्राइड होगी अपनी सिटीजनशिप पे, अपने मुल्क से आपको मोहब्बत होगी, तो चीजें तब आती हैं, तब इस तरह के फैसले किए जाते हैं। मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा। आप पाकिस्तान से बैठकर इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त करप्शन है। हर चीज में करप्शन है, सोचों की करप्शन है, पुलिस की करप्शन है, हर चीज की करप्शन है। लेकिन आपको बल्कि मैं चाहूंगा किसी वक्त आप इस पे प्रोग्राम करें कि पंजाब, भारत वाले पंजाब में उन्होंने आम पार्टी ने करप्शन को किस तरह रोका है, किस तरीके से मोदी साहब ने करप्शन, एक मैं यहां पे अर्ज करना चाहूंगा, करप्शन जो है वो इंसानी जिबिलत का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंस्टिंक्ट। लेकिन उस पर कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए तरक्की करने के लिए। आपके मुल्क से इस वक्त भी प्राइवेट प्लेन्स जो हैं वो थैले लेके उड़ रहे हैं डॉलरों के, और आपकी एजेंसियों के मर्जी से उड़ रहे हैं। आपकी जो कुछ भी होता है पाकिस्तान में उसमें सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं। एक इदारा अकेला करप्शन नहीं कर सकता। लेकिन वजह यह है
कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत करना, आपने शुरू ही नहीं की। पाकिस्तान से मोहब्बत करना बंद तो करते अगर शुरू की होती। पाकिस्तान आपने सिर्फ कागजों में बनाया था। अगर एक मिनट के लिए सोचें, आज 1947 को अगर सोचा जाए, जो लोग जलीलो ख्वार होकर पाकिस्तान में आए थे, अपनी माओ बहनों को रास्ते में मरवाते आए थे, हर चीज छोड़ के, क्या आपने जस्टिफाई किया है पाकिस्तान को बनाने का? जो टू नेशन थ्योरी आप कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी की बेस पर पाकिस्तान बना, क्या आपने उनको पाकिस्तान बनाकर दिया है? मेरे ख्याल में नहीं बनाया। आपने बिल्कुल सिर्फ एक आपको एक हमारे एक आइडियोलॉजी बेची है आपने। जी उसके बाद आपने पाकिस्तान को एटीएम मशीन की तरह लूटा है। आज जो आया इसने 76 साल लूटा है। आपने अपनी टू नेशन थ्योरी को ही जस्टिफाई नहीं किया। आपने पाकिस्तान को बनाने की थ्योरी को जस्टिफाई नहीं किया। मेरा सबसे बड़ा आपसे गिला ये है, मेरा सबसे ज्यादा अफसोस आपसे ये है। और सर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि अब जैसे आपने बोला और आप देखते हैं, लोग देखते हैं कि हम पब्लिक में जाके ओपिनियन लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि सर बड़ी तादाद में यूथ और एजुकेटेड यूथ ये कहती है कि भाई ये हमारे हाथ जुड़े हैं, हम तो पाकिस्तान से बाहर जाने के पर तोल रहे हैं। आज मौका मिलता है आज जाएंगे, कल मौका मिला कल जाएंगे। इवन कुछ लोग तो ये भी कहते नजर आए हैं, और ये वीडियो रिकॉर्ड में मौजूद है, कि भाई हमें पाकिस्तान से नहीं अपने घर से गर्ज है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें इस टाइम पे क्या दिया है। ऐसी बातें सुन के मेरा दिल रोता है, मैं परेशान होता हूँ कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है सर। देखिए, मैं आज आपके प्रोग्राम पे अल ऐलान आपको बताता हूं। रिजवाना का केस जो है इस्लामाबाद में, ये पहला केस नहीं है जी। और ना ही आखिरी केस है। और मैं आपको बता रहा हूं, रिजवाना को जस्टिस नहीं मिलेगा। आज बहावलपुर यूनिवर्सिटी का केस है। ओहो हो। 5500 स्टूडेंट्स हैं, खवातीन हैं, उस इलाके से जहां लोग अपनी बच्चियां स्कूलों में नहीं भेजते। उनके मां बाप को वहां पे जस्टिस नहीं मिलेगा। उनके बहनों भाइयों को जस्टिस नहीं मिलेगा। आप मेरे ख्याल में अगर मुझसे जाती तौर पे पूछें, एज ए पाकिस्तान तो आप फेल हो चुके हैं। एज ए कंट्री आप फेल हो चुके हैं। अब आप बहसीते इंसान फेल हो रहे हैं। आप एज ए सोसाइटी कोलैप्स कर रहे हैं। देखें, जिस जगह पे कभी आप सोच सकते हैं कि 12 या 14 साल की बच्ची है, उसको चोरी की सजा में खुद ही जज साहब की बीवी ने उसके दोनों बाजू तोड़ दिए। कभी आप सोच सकते कोई इंसान ये ऐसा काम कर सकता है? और सर मैं ये तो मैं समझता हूँ ऐसे वाकयात बहुत से होते हैं, ये तो एक हाईलाइट हो गया तो बस उसके ऊपर हम नहीं, बात कर रहे हैं। जैसा मैं पर्सनली ये चीजें देखता हूँ, समझता हूँ कि कई घरों में फोर्स लेबर होती है, चाइल्ड लेबर होती है, और फिर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जाता है, और जब उन पे आवाज उठाई जाती है तो फिर धमकियां भी आती हैं और बहुत सी चीजें फेस करने को मिलती हैं। तो आपके पाकिस्तान रूलिंग लीड हर एक के घर के अंदर 10-10 रिजवाना है। हर एक के घर। आपकी मुझे मुझे इस बात पे आज, मैं इस रिजवाना के केस पे मैं हैरान था कि आज आपका अमेरिकन एम्बेसडर क्यों नहीं बोल रहा। उसको इलेक्शन के पाकिस्तान के लिए बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के बारे में उसने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दी। यहां पे उसने बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ उसके ऊपर वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न एम्बेसियां और सारे लीडर वो क्यों चुप बैठे हैं? रिजवाना को क्यों नहीं गारंटी दी जाती कि इंसाफ उसको मिलेगा? इनको इलेक्शनों की बड़ी जल्दी है। इनको दूसरी ह्यूमन राइट्स की सारी बड़े हमारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन उन पे बयान देते हैं, लेकिन रिजवाना के लिए क्यों नहीं खड़े होते? सर हम शर्मिंदगी की। अपने आज लिए खुद आज ही मरियम गड़ा नवाज खोद रहे हैं। जी, मुझे आज ऐसा मरियम लगता है नवाज अपने लिए गई हम हैं। खुद ही गड़ा खोद रहे हैं। आज मरियम नवाज गई हैं हॉस्पिटल में उनको देखने, लेकिन वो भी एक वोटों के लिए। लेकिन ये क्या बात है, आप बहसीते इंसान क्यों नहीं इस चीज को सीरियस ले रहे? क्योंकि आप मेरे ख्याल में अफसोस के साथ ज्यादातर हमारे पाकिस्तानियों के मेजॉरिटी के जमीर मुर्दा हो चुके हैं। बस वो हर चीज लूट के अपने घर ले जाना चाहते हैं। कोई शौक नहीं है एज ए सोसाइटी। कोई शौक नहीं है कि बहसीते इंसान जिंदा रहें। यही एक आपका अलमिया है। और आपको हर चीज से बच जाएंगे। करप्शन आपको मार रही है, आपको खा रही है, और जिस तरीके और जिस हालत में पहुंच चुके हैं आप श्रीलंका से बदतरीन है। उसकी वजह यह है, वहां पे तो सिर्फ एक राजा पक्सा था, एक फैमिली थी। आपकी तो हर जगह पे इस राजा पक्से की फैमिलियों की लाइनें लगी पड़ी। आपकी तो हर हर डिपार्टमेंट, हर महकमे के अंदर राजा पक्सा बैठा है। और पता नहीं इसको कौन बचाएगा पाकिस्तान को। मुझे तो बिल्कुल नाउमीदी है, मायूसी है, गहरे बादल है। मुझे नहीं है, अभी तक किसी लीडर ने कोई रोड मैप आपको नहीं दिया कि मैं इस तरीके से पाकिस्तान को बचाऊंगा, आओ मेरे साथ चलो। आओ पाकिस्तान में ये फला चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं अमेज़न पे कारोबार किस तरह करना है। आओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाते हैं। आओ तुम्हें बताएं कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर। किसी ने कोई
आप कह रहे हैं जवानों से पूछा है कि वो जाएंगे? अमेरिका को रोजाना गालियां आप देते हैं, कभी वो साइफर कहते हैं अमेरिका के खिलाफ जिहाद कर, आज एम्बेसी वीजा देना शुरू करे पाकिस्तान में, एक इंसान नहीं बचेगा वहां पे। ऐसे ही है। बल्कि किश्तियों में मर मर के पहुंच रहे हैं आप, जर्मनी और ग्रीस और इटली पहुंच रहे हैं। लेकिन देखें, यही एक वजह है कि आपने 76 साल ना पाकिस्तान को बनाया है, ना कोशिश की है, ना जस्टिफाई करने की कोशिश की है, ना कोई लीडर आया है। जो फ्राडी के ही आए हैं, मैं तो समझता हूं कि फ्रॉड ही लगा रहे हैं अभी तक। कोई जो आपके जिस तरह मैंने कहा कि अभी तक किसी पाकिस्तानी के मुंह से मैंने कोई अच्छा बिजनेस प्लान नहीं सुना, कोई रोड मैप नहीं देखा। खान साहब कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैसे लेकर आऊंगा और दूध की नहरें चलेंगी, हालांकि उनको बिजनेस प्लान नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों पैसे देंगे आपको? पहले तो आपने जूते मार मार के ओवरसीज पाकिस्तानी को निकाला वहां से, डंकियां लगा लगा के यहां पहुंचे हैं। वो अपने माँ बाप को पैसे भेजेंगे कि आपको भेजेंगे? क्यों भेजेंगे आपको पैसे? ये मैं एक तो बिल्कुल मुझे अजीब सी बात लगती है कि आप हमेशा खान साहब जब भी बात करते हैं कहते हैं जी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पैसे देंगे। क्यों देंगे आपको पैसे वो? ऐसे एक ही। तो ना लॉ एंड ऑर्डर के हालात है वहां आपके, ना थाना ना कचहरी चलता है, ना पटवारी चलते हैं, तो वो क्यों जाएंगे वहां पे? सर इसमें आपने ये बात किया रोड मैप नहीं है। देखिए मैं ये कहता हूँ रोड मैप भी शायद मैटर नहीं करता, वो भी बात की बातें हैं। पहले नीयत मैटर करती है कि आपकी नीयत भी है पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाने की या नहीं। रोड मैप पॉलिसीज ये तो उसके बाद की बात है। जब आपकी नीयत ही नहीं होगी तो फिर रोड मैप किस काम का? और पहले नंबर पे हमें तो ये चीज सोचनी है। बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए, नीयत होगी तो रोड मैप बनेगा, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जब नीयत ही नहीं है। ऐसे लेकिन ही। मुझे ये बताएं, नीयत कहां से मिलती है, कहां से इंपोर्ट की जा सकती है? 76 साल में किसी की भी नीयत नहीं बनी, ये क्या वजह है? और दूसरी बात जो मुझे ज्यादा तकलीफ दे है कि आपके साथ पड़ोसी हैं, उन सबकी नीयत ठीक है, वो तरक्कियों पे है। बांग्लादेश आपको छोड़ता है, वो भी तरक्की कर जाता है। अब आपके अफगान भाई आपको छोड़ के कतर के साथ लगते हैं, वो भी तरक्की शुरू कर देते हैं। आप कैसे बदकिस्म के लोग हैं आप? मेरी समझ से बाहर। मेरे ख्याल में एक रिजवाना जैसी बच्चियां रोजाना बददुआएं देती हैं, और उनकी बददुआओं की वजह से आपके मुल्क से बरकत ही खत्म हो गई। ऐसे ही है। लेकिन क्या सर वजह है? फिर भी हम क्या वजह? उम्मीद रखेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जब अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए बात करने का कोई मकसद नहीं रहेगा, पाकिस्तान की बेहतरी का सोचने का कोई मकसद नहीं रहेगा। मुझे ये बहुत उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अभी शायद मेरे जैसे लोग या हम ही अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं अदारों को, गवर्नमेंट को, लेकिन अगर बात ना सुनी गई तो मेरे जैसी यूथ उठेगी, आवाज उठाएगी पाकिस्तान के राइट के लिए, अपने राइट के लिए, पाकिस्तान के बेहतर इमेज के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाला टाइम कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है। देखिए, मैं बिल्कुल ख्वाब देखना कहते हैं कि फ्री ख्वाब है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, देखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपकी यूथ जो है, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँ, आपकी यूथ भुट्टो साहब ने भी निकाली थी, रोटी कपड़ा मकान का उन्होंने दिखाया था। बच्चे स्टूडेंट यूनियंस को सड़कों पर लेकर आए थे। खान साहब के पीछे भी सारे लौंडे लपाड़े हैं। खान साहब के पीछे भी जितने अमीर घरों के बच्चे हैं, वो सारे ये समझते हैं कि ये इबादत है। बाप करप्शन में इन्वॉल्व है, बच्चे और बीवी उनकी सारी खान साहब को सपोर्ट करती है। बच्चे ख्वाब देखते हैं, लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन आगे लीडर कोई नहीं है। मसला तो ये है, आप भी ख्वाब देख रहे हैं लेकिन लीडर कोई नहीं आगे। आगे फ्राडिये बैठे हैं सारे। और 76 साल से आपकी 3 पार्टियां इस वक्त टूटी फूटी पाकिस्तान में, तीनों आपकी स्टैब्लिशमेंट के पेट से पैदा हुई हैं, तीनों की तीनों। ऐसा ही है। कौन सा लीडर कहां से आएगा? 76 साल लीडर नहीं आया, 76 साल और वेट करेंगे हम। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, पाकिस्तान अब आप बहसीत स्टेट फेल हो चुके हैं। अब मैं वो बताता हूं, फेडरेशन आपकी कोई नहीं है। एक गवर्नमेंट है जो 25 माइल के अंदर अंदर है, उसकी बाहर रेटी कोई नहीं है। 4 सूबों के अंदर 4 हुकूमतें हैं, वो चारों की चारों अलग अलग तरीके से लूट रही हैं। करप्शन की चीखें वॉशिंगटन डीसी तक आ रही हैं। लेकिन ये एज ए कंट्री आप कोई नहीं सर्वाइव कर रहे हैं, चल रहे हैं, ना आपकी कोई डायरेक्शन है। जिस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे थे ना पहले अपने इब्तदाइया के अंदर, कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं जी जी बातें जी। करने के लिए। उनके 4 दिन रह गए सारी गवर्नमेंट के, और उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की है। मैं फौरन समझ गया था क्यों ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि सामने वेस्टर्न मीडिया और एम्बेसडर बैठे हुए थे। वो सिर्फ वेस्टर्न मीडिया को मैसेज देना चाह रहे थे कि देखिए हम कितने अच्छे लोग हैं, हम तो भारत से बात करते हैं, भारत बात नहीं करता। पहले माजी में आपका हमेशा ये रहा है कि जब भी आपने आईएमएफ से किस्त लेनी होती थी, आप इस तरह की स्टेटमेंट छोड़ देते थे। लेकिन ये अभी स्टेटमेंटों से बातें आगे बढ़ चुकी हैं। आप दोनों मुल्कों के अंदर इस वक्त ट्रस्ट फैक्टर है। आप जब तक ट्रस्ट को बहाल नहीं करेंगे, एक दूसरे के एतराजात ठीक नहीं करेंगे, बात नहीं होगी, आगे चलेगी।
और इस बात को सीरियस लेना होगा। शहबाज शरीफ साहब का तो पोर्टफोलियो ही नहीं है डिफेंस की चीजें बात करें। ये बात स्टेटमेंट तो आनी चाहिए थी आर्मी चीफ साहब के हवाले से कि हम हालात ठीक करना चाहते हैं। उनका उनका क्या पोर्टफोलियो है कि वो बात करें कि हम भारत से, आप पहले भी हो चुका है कि वो स्टेटमेंट कुछ देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की स्टेटमेंट बाद में चेंज हो जाती है। सुबह खान साहब ने कहा था हम ट्रेड शुरू करने लगे, शाम को मुकर गए थे आप। ये इस तरह चीजें नहीं, पहले तो आप पाकिस्तान के बारे में सीरियस हो। पड़ोसियों से रिलेशनशिप तो बाद में बनते हैं ना, जब आप इनसाइड ऑफ द पाकिस्तान, इनसाइड ऑफ द हाउस आप एक टेबल पर हो, एक पेज पर हो। अभी तक तो आपके हालात इस तरह है कि चाइना का प्रीमियर आया, वहां किसी पार्टी का दूसरा बंदा नहीं था। फॉरेन मिनिस्टर साहब दुबई बैठे हुए थे, अपनी वालदा के स्टैचू का इफ्तिताह करने चले गए थे। अभी तक तो आप एक टेबल पर ही मौजूद नहीं है। आप जब तक खुद इकट्ठे नहीं होंगे, पाकिस्तान के बारे में सीरियस नहीं होंगे, तो भारत आपकी इज्जत क्यों करेगा? आपकी बात को वो सुनेगा भी क्यों सर जब आप इसमें इकट्ठे ही नहीं लेकिन है? इसमें एक बड़ी चीज हमने जो देखी है, वहां भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हम तो हमेशा से रेडी हैं तमाम नेबर कंट्रीज, खासतौर पे पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए। लेकिन फिर वही उन्होंने अपना इशू रखा है, स्टांस रखा है कि भाई टेररिज्म को खत्म करें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें। उनका एक ही मौकफ है, तो हम वो बात मान क्यों नहीं लेते? या भारत को ही क्यों नहीं कह देते कि भाई आओ मिल के हमारे साथ, हम तो नहीं कर पा रहे, आओ मिल के जो उनसे हम इस चीज के ऊपर काम करते हैं। बिल्कुल मैं एग्री करूंगा आप। क्यों नहीं इस तरह किया जाता? क्यों नहीं उनके साथ उनको 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 क्लियर क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं कहा जाता कि आए मिलके इसके खिलाफ चलते हैं? क्यों नहीं ये कहा जाता? उनको प्रूव क्यों नहीं दिए जाते कि इट इज नॉट द स्टेट स्पॉन्सर, ये हमारा कसूर नहीं है? उनको क्यों नहीं ये सफाई दी जाती? यही एक बात है। जबकि वहां से तो स्टेटमेंट आ चुकी है, बड़ी वो वायरल हुई थी वो क्लिप, वो वीडियो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी कि भाई आओ पाकिस्तान वालों, आओ हम मिलके लड़ते हैं, जंग करते हैं, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ। यानी उन्होंने तो ऑफर कर दी। मैं समझता हूं कि मोदी साहब के बारे में सबसे ज्यादा दुनिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा ये चीजें होती हैं कि उन्होंने गुजरात में ये किया, मुसलमानों के खिलाफ है, बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, ये कुछ है वो कुछ है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के घर आ गए थे वो बगैर किसी प्रोटोकॉल के। ऐसे ही है। उससे पहले देख लें वाजपेयी आ गए थे, उससे पहले। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, लेकिन उनको जो शिकायतें हैं, गिले हैं, आपको चाहिए पहले उसकी क्लैरिफिकेशन करें, उनको एतमाद उनका बहाल करें। ये मैं हमेशा ये कहता हूं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन ये कि आपके अंदर, मैं जो जिन अवामल की वजह से खान साहब ने नए पाकिस्तान के ख्वाब को खत्म करके रियासत मदीना किया था, आप भी उनसे डरते हैं अगर हकीकत बजाय। तो आप उनको एतमाद में क्यों नहीं ले लेते? आप उनको भी साथ ले लें, उनको भी बताएं पाकिस्तान के सर्वाइवल का मतलब क्या का इशू आ चुका है, हमें पड़ोसियों से रिलेशनशिप बेहतर करने होंगे। ना सिर्फ आप भारत से अच्छे रिलेशनशिप करें, ईरान से भी अच्छे रिलेशनशिप करें आप। सर अब तो लेकिन अफगानिस्तान ये कौन करेगा? अफगानिस्तान हमें वार्न कर रहा है कि मतलब कभी हम अफगानिस्तान को वार्न कर रहे हैं, कभी वो हमें वार्न कर रहा है। लेकिन चॉइस साहब ये कौन करेगा? आसमान से उतरेगा बंदा, कौन करेगा ये सारा कुछ? पाकिस्तान बचाने की कोशिश कौन करेगा? क्योंकि पाकिस्तान ही करेगा। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता वो पैदा हुआ है पाकिस्तान में। मुझे तो अभी तक पिछले जो माजी में आपका देखा जाए तो लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं आपने किया, अपनी फैमिली के लिए जो भी आया हो उसने लूट मार की है, अपने बच्चों के लिए, अपने बहनों भाइयों के लिए। उसने पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दिया 76 साल में अभी तक। ठीक है सर, ये सारी जो सिचुएशन बनी है, ये बड़ी बात जो आपने बताई है कि भाई इलेक्शन नजदीक आने वाले हैं, इस वजह से 2-4 दिन के बाद गवर्नमेंट वैसे खत्म हो जाएगी, इस वजह से ऐसी स्टेटमेंट देना जरूरी थी। लेकिन फिर उसके बाद यूएस की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ जाती है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग होते हैं, तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। वो ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे ये बताएं कि अमेरिका के तो अपने हालात इतने खराब हैं, उनको देखें ना। उससे सवाल किया गया था स्टेट डिपार्टमेंट में, जी आपका उसने भी आगे से सियासी जवाब दिया है उसका। शहबाज शरीफ का भी सियासी ये बात थी, और स्टेट डिपार्टमेंट वाले की भी सियासी बयान था। हाँ भाई आप आपस में बात करें, जाहिर हम सपोर्ट करेंगे। जाहिर वो मुखालफत तो नहीं करेंगे ना, वो ऐसे ही तो है। मुखालफत नहीं करेंगे तो फिर सपोर्ट करेंगे। अमेरिका के तो अपने हालात खराब हैं। मैं 5 मिनट तक, अभी 10 मिनट तक अब बिल्कुल यही ऑनलाइन देख रहा था, डोनाल्ड ट्रंप साहब को इंडाइट किया गया है आज तीसरी दफा जी 4 महीने के अंदर। अमेरिका के अपने हालात खराब हैं, वो आपके मामलात में किस तरह तवज्जो दे सकता है या आपको किस तरह सपोर्ट कर सकता है? और दूसरा, इस वक्त जिस तरीके से भारत ने या भारत के लोग जो उनके टेक्नोक्रेट हैं, उन्होंने अमेरिका को इस तरह जकड़ लिया है
कि अमेरिका अब भारत की मर्जी से उनकी इजाजत के बगैर आपसे बात नहीं करेगा। दे आर इन देयर कैंप। उन्होंने जो उनके टूटे फूटे राइट्स वो समझते हैं, उनको बावर करा दिया गया है कि चाइना के खिलाफ अगर कोई भी आपका दुनिया में साथ दे सकता है तो वो भारत है। हालांकि वहां पे भी वो अपनी अपनी एक सर्टन गाइडलाइन से आगे नहीं जाएंगे। वो भी अपने चाइना के साथ रिलेशनशिप, मैंने पिछले दिनों एक दफा ट्वीट किया था, क्योंकि वहां पे भी ऐसे लोग हैं भारत के अंदर जो समझते हैं कि हमें चाइना के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करने चाहिए। चाइना अगर आज बॉर्डर की अपने मामलात भारत के साथ ठीक कर लेता है तो अमेरिका और पाकिस्तान फिर क्या करेगा? लेकिन ये कि भारत जो है वो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट, और उसमें उस स्मार्टनेस और उनकी तरक्की के सीक्रेट एक सबसे बड़ा है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, तो सर चाहे आप उसको ना, चाहे आप नेशनलिज्म, उसको, जी जी, जी अच्छा सब, चाहे आप दुनिया उसको हिंदुत्व कह ले, चाहे उसको जो मर्जी कह ले, चाहे ये कह ले कि हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज ओनली, ऑफ कोर्स दे आर इन मेजॉरिटी देयर, दैट इज देयर कंट्री, बट दे हैव बिकम नेशनलिस्ट। यू नीड टू कॉपी दैट। यू हैव टू बिकम पाकिस्तानी फर्स्ट। अभी तक आप पाकिस्तानी ना, आपने पाकिस्तान बनाया है ना आप पाकिस्तानी है, ना आपको पता है कि मुल्क से प्यार किस तरह किया जाता है। मुल्कों की तरक्की में सबसे बड़ा एलिमेंट नेशनलिज्म का होता है। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जिससे भी हम पूछेंगे वो यही कहेगा कि हमारे लिए मजहब पहले है, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान बनाने का मतलब भी मजहब की बुनियाद ही थी ना। मजहब को बुनियाद रखा गया तो इसका मतलब है पाकिस्तान और मजहब तो आपको फिर एक ही लेके चलना चाहिए। नेशन फर्स्ट हो या रिलीजन फर्स्ट हो, पाकिस्तान की जहां बात है उधर पाकिस्तान को आगे रखना चाहिए। चॉइस मुझे एतराज है। आप कहते हैं जिस मजहब की आपने बात की है, आपने काले जादू की बात की है, काले बकरों की बात की है। ये काले बकरे और काले जादू इस्लाम, इसका नाम इस्लाम नहीं है। ये बाबे जो आपकी फूंकों के साथ कैंसर का इलाज कर रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है। ये बाबे फूंकों के साथ सर्जरियां, हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है चौधरी साहब। ऐसे ही है। इस्लाम, इस्लाम का नाम है पीस, सलामती। ये आपको वायलेंस और नफरत का सबक नहीं दे रहा इस्लाम। लेकिन हम जिस अगर तरीके से इस्लाम, लेके चल रहे हैं, पूरी दुनिया में अपना इमेज बना रहे हैं, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने मजहब का जो इमेज बना रहे हैं वो सबके सामने है। आज अगर इस्लाम की बात की जाती है, मजहब की बात की जाती है, तो क्या क्या बातें की जा रही हैं, वो इस्लामोफोबिया की बात हो रही है। ये तो आप नहीं, मेरे से ज्यादा बेहतर मैं जानते हैं। नहीं मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। मैं शर्मिंदा, मुझे वॉशिंगटन डीसी में एक बंदे ने, एक डिप्लोमेट ने बहुत शर्मिंदा किया था आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले। उस बंदे ने मुझे एक इवेंट पर था, एक एम्बेसडर ने मुझे बुला के कहा, उसने कहा तुम्हारा आपका तुम क्या कहते हो, सुना है कि वहां आपके प्राइम मिनिस्टर की बीवी जिंदा मुर्गियां जला रही है इस्लामाबाद में। ये इस्लाम है? ये वॉशिंगटन डीसी में क्वेश्चन किया गया था। ऐसे ही है। तो यही मैं उसको, ये इस्लाम है जो आप कह रहे हैं कि इस्लाम पहले है पाकिस्तान बाद में है? कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? एक एक गली में 6 6 मस्जिदें हैं और एक दूसरे को काफर काफर कह रहे हैं। वो ये मस्जिद है, ये इस्लाम है आपका? ये यही तो सबसे बड़ी वजह है कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि हम हैं क्या, हम मुसलमान हैं, हम हैं क्या। बिल्कुल। इस्लाम को नमाज तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। आपके 90% कुछ लोगों को तो नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती, पता नहीं सारा दिन बैठ के क्या मारते हैं वो। अगर आप नमाज का मतलब समझ लें तो आप, मेरा ख्याल है आधे मसाइल आपके दूर हो जाएंगे, लेकिन आप उस पर तवज्जो नहीं देते। आप काले बकरों पे आपकी तवज्जो है, पीरों मुर्शिदों के पास सारा दिन, बाबों से जाके आप लड़के मांगते हैं, कहते मुंडा मुंडा वाला पीर, मुंडे वाला पीर आ गया। ये चॉइस साहब, ये इस्लाम नहीं है। ये बाबे वाला इस्लाम नहीं जे। ऐसे ही है। इस्लाम बड़ा एक बड़ा बड़ा प्यारा मजहब है, इन्हू समझने की कोशिश करो। ये बिल्कुल। बाबा फूकिया फूका वाले बाबियां तो बचो प्लीज। ऐसे ही है। सर बहुत सी आपसे आज बातें की और बहुत ऐसी बातें थी शायद मैं ये समझता हूँ कि ना तो मैंने पहले सुनी ना देखने वालों ने पहले सुनी होंगी। लेकिन लास्ट में मैं फिर भी यही कहूंगा कि सर हमें उम्मीद रखनी चाहिए। अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे कि पाकिस्तान का कुछ हो नहीं सकता, बेहतरी नहीं आ सकती, तो शायद फिर हमारा पाकिस्तानी रहने का मकसद नहीं बचेगा, शायद हमें पाकिस्तान में रहने का मकसद नहीं बचेगा। नहीं ठीक है, मैं उम्मीद, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपका मजहब कहता है मायूसी गुनाह है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन 76 साल बहुत लंबा पीरियड होता है चौधरी साहब, बहुत लंबा पीरियड होता है। और बिल्कुल। उसमें एक भी इंसान नहीं मर्द, कोई एक भी मर्द मोमन नहीं आया, एक भी मर्द मोमन। आज बता दें जितनी लीडरशिप है इसमें किस पे रिलाय करूं मैं, किस पे रिलाय करूं?
कोई एक बता दें कहीं नहीं, आप मुझे कहें ताड़ साहब नहीं आप फलां बंदा हमें इस नहीं, जिस ऐसा चीज तो में नहीं फंसे है कि निकाले। ऐसा तो नहीं कि दिल होता है कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर किया जाए, लेकिन जब सिस्टम में आते हैं, जब पॉलिटिक्स में आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उस आलूदा सिस्टम के अंदर आके अपना वो सारा कुछ खो बैठते हैं, वो करप्शन के अंदर खुद को भी रंग लेते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। जो साहब वो सिस्टम भी तो पाकिस्तानियों का है, जो सारा सिस्टम चलाने वाले भी तो पाकिस्तानी, वो जर्मन तो नहीं है वो। ऐसे ही। क्या वजह है? जो आप जिनकी बात करते हैं यूनिफॉर्म पहनने से पहले आपके बहन भाई होते हैं वो, जितने अफसरान हैं, जितने करप्ट लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं सारे वो। ऐसे ही है। वो बाहर से तो नहीं आए ना। क्या वजह है? वो मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी नहीं कहलवाते, पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं रखते, लेकिन बिल्कुल। पता नहीं क्या बात है। कोई एक भी अदारा मुझे चौधरी साहब आप गाइड करें ना, कहें नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, रेलवे हमारा बहुत अच्छा है, हमारी पीआईए बहुत अच्छी है, हमारी मिनिस्ट्री फलानी बहुत अच्छी है, शनाख्ती कार्ड बड़े ठीक बन रहे हैं, अदालतें सही चल रही हैं, पुलिस वाले सही चल रहे हैं, हमारा तो सारा कुछ ठीक है, मुझे भी तो गलत साबित करें आप। मुझे किसी एक इंसान का नाम लेकर बताएं कि तार साहब हम उसका वो हमें इस सारी मुश्किल से निकालेगा हमारे मुल्क को। कोई है आपके पास नाम? और ये मेरे लिए बहुत अफसोस वाली बात है कि देखें, ये बातें कड़वी हैं, मतलब ये ऐसी बातें हैं जो अगर तारड़ साहब करें या हम करें तो हमें ये कह दिया जाएगा कि पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, पाकिस्तान का जो नेगेटिव चीज है वो दिखाई जा रही है। जबकि सिर्फ नहीं यही सवाल नेगेटिव। अगर पब्लिक से कर लिया जाए या उन लोगों से कर लिया जाए ये जो कहते हैं कि नेगेटिव चीज दिखाई जा रही है, तो यही सवाल जो तारड़ साहब ने किया है वो सवाल मैं करता हूं उन सब से, अगर किसी के पास जवाब हो कि कोई एक अदारा जो ईमानदारी से काम कर रहा है, कोई एक पॉलिटिशियन जो ईमानदारी से काम कर रहा है, या फिर इवन मैं इसको बढ़ा के ऐसे कहूंगा कि कोई एक पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के साथ सिंसेयर है, तो मुझे बताएं, हम उसे जरूर ऑन एयर लेके आएंगे, जरूर उसकी बात भी आगे रखेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, सर की बातें कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट किस गेस्ट को रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारे प्रोग्राम में आए, ये भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।